हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में। हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़े थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में पढ़े हुए थे और उसके लिए हमने उसको सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल को पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम लोग उनके सिस्टम की बात करें तो अगर आपके पास n वेरिएबल हैं, उन लीनियर इक्वेशंस में n वेरिएबल दिए हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी n होंगे। और वो किस फॉर्म में होंगे देखिए, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं a11x1 a12x2 प्लस a13x3 प्लस डॉट कहाँ तक a1nxn इक्वल टू में b1 ले लेते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पे a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 प्लस डॉट कहाँ तक a2nxn और इक्वल टू में यहाँ b2 ले लेते हैं। तो ऐसे ही आपके मान लीजिए n इक्वेशन दिए हों an1x1 an2x2 प्लस an3x3 और प्लस डॉट कहाँ तक annxn तक इक्वल टू में bn। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें ये कितने इक्वेशन हैं, n इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है और इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल भी x1 x2 x3 कहाँ तक है, xn तक है। तो n इक्वेशन है और n यहाँ पर वेरिएबल है। तो ये इसका इस तरह से सिस्टम होगा, यानी कि 2 वेरिएबल वाला अगर लीनियर इक्वेशन का सिस्टम लेते हैं तो वहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे और 2 इक्वेशन भी होंगे, 2 इक्वेशन होंगे और 2 वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल वाला लेते हैं तो वहाँ पे 3 वेरिएबल होंगे और वहाँ से उस सिस्टम में 3 इक्वेशन भी दिए होंगे। तो अगर ये इस तरह से अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written in मैट्रिक्स फॉर्म एज। कैसे लिख सकते हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, देखिए तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें जितने भी आप वेरिएबल्स के कोफिशिएंट देख रहे हैं उनको एक मैट्रिक्स इन ऑर्डर का मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे पहले। ठीक है, किस तरह से देखो a11 a12 a13 ये कहाँ तक a1n तक, a21 a22 a23 ये कहाँ तक चला जाएगा a2n तक। ऐसे ही ये आगे बढ़ेंगे इसी में। ठीक है, और लास्ट वाला जो हो जाएगा an1 an2 an3 कहाँ तक आ जाएगा ann तक। तो ये n बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हुआ। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल के लिए एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे जो x1 x2 x3 जो देख रहे हैं इसमें x1 x2 x3 कहाँ तक, ये xn तक। ठीक है, और इधर में हम लोग जो कांस्टेंट दिए हुए हैं उनके लिए एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे b1 b2 b3 ऐसे करके कहाँ तक, ये bn तक है। ठीक है, अगर देखो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो a11 x1 a12 x2 a13 x3 और प्लस डॉट कहाँ तक a1n xn तक और इक्वल टू में b1 हो जाएगा। तो यही ना आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इनके एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो हमें यही सारे के सारे इक्वेशन मिलेंगे। ये सभी के सभी इक्वेशन हमें यहाँ फॉर्म हो जाएंगे। यानी कि अगर ये इस तरह से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं तो अगर उसे हमें लिखना होगा मैट्रिक्स फॉर्म में तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग यहाँ पर a ले लेते हैं और ये वेरिएबल वाले को x ले लेते हैं और ये इधर ये आपका क्या हो जाएगा b ले लेते हैं। तो ax इक्वल टू में b यहाँ पर हो गया।
तो यहाँ पर आपको यहाँ लिखना होगा यहाँ पे कि वेयर ए इक्वल टू क्या है, तो ए का वैल्यू ये रहा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये ए का वैल्यू है A11 A12 A13 कहाँ तक, A1n तक। ठीक है, फिर A21 A22 A23 ये कहाँ तक, A2n तक। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे AN1 AN2 फिर आपका AN3 ये कहाँ तक चला जाएगा, आपका ANn तक चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका x का वैल्यू और ये आपका b का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 x2 x3 ये कहाँ तक, xn तक। और यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वाला जो आप देख रहे हैं इसमें मैट्रिक्स b1 b2 यही b3 b4 bn तक। ठीक है, तो इस तरह से ये आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आप ये A मैट्रिक्स देख रहे हैं n/n ऑर्डर के, ये जो A मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी ये जिसमें जो भी आप एलिमेंट देख रहे हैं वो सभी के सभी कोफिशिएंट है ना जी। इसको हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं, पहले हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस का 4z इक्वल टू में 1, 6x माइनस का y प्लस का 2z इक्वल टू में 5, यहाँ पर x प्लस y माइनस का 2z इक्वल टू में 3। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए 3 वेरिएबल है इसमें, और यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए गए हैं। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल का आप देख रहे हैं 3 इक्वेशन है। तो इसमें आपका a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, अगर आप इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे आप, मैट्रिक्स फॉर्म में। इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में बताओ ये क्या होगा। तो अगर इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में लोगे तो इसको ऐसे ना लिखोगे जी, पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो सभी के सभी इनको 2 3 4 6 माइनस 1 2 1 1 माइनस 2, और यहाँ पर आप वेरिएबल वाले को लिखोगे x y z, ये कॉलम मैट्रिक्स में, और इधर कांस्टेंट ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 1 5 3। अगर यही आप इसमें मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो हमें यही सब मिलते जाएंगे अगर इक्वेट करके लाएंगे तो, है ना। यानी कि यहाँ पर अब देखा जाए तो अगर आप इसे लिख सकते हैं ax प्लस x इक्वल टू b, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर a इक्वल टू में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये है 2 3 4 6 माइनस 1 2 1 1 माइनस 2, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। x इक्वल टू में कौन सा मैट्रिक्स है, तो जो वेरिएबल वाला देख रहे हैं x y z, और यहाँ पर b इक्वल टू में क्या है, तो यहाँ पर है आपका ये वाला 1 5 3। ठीक है, तो ax इक्वल टू में यहाँ पर b, ये आपका इस तरह से आप इसका फॉर्म ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे आगे चल के, अभी इनके सॉल्यूशन को निकालने में, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को निकालने में। यानी कि x y z यहाँ जो वेरिएबल देख रहे हैं, इसका जो वैल्यू होगा जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाला n वेरिएबल्स वाले इक्वेशन है और n इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इनके सभी के सभी वेरिएबल्स के जो वैल्यू होंगे, जो इन सभी के सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही इनका सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो कैसे डिफाइन कर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन को, क्या हो जाएगा, इसको डिफाइन करेंगे कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स कौन कौन से, x1 x2 x3, ये जो xn तक दिए गए हैं, which simultaneously satisfy all the equations is called a solution of the
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन को हमने डिफाइन कर दिया कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उसमें और उन सभी के जो वैल्यूज जो होंगे जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है। अच्छा, हम लोग पीछे के चैप्टर में भी हम लोग बात किए थे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उनकी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने की, है ना जी। तो जो कंसिस्टेंट होते हैं उनके वन और मोर सॉल्यूशन होते हैं। वन और मोर कहने का मतलब वन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, और जो इनकंसिस्टेंट होते हैं उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना होगा, ऐसे तो हम लोग पहले पीछे के चैप्टर में भी डिफाइन कर चुके हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि if the system of equations has one or more solutions, then it is said to be a consistent system of equations। अदरवाइज इसी में लिख देते हैं, अदरवाइज अनकंसिस्टेंट। अगर वन और मोर सॉल्यूशन ना हो तो उसको मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अदरवाइज it is an inconsistent system of equations। समझ गए। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर उसके एक सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो कब होता है कंसिस्टेंट, कब होता है इनकंसिस्टेंट? ऐसे तो हम लोग उसके लिए हम लोग पहले क्रैमर्स रूल जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। अभी हम लोग उससे रिलेटेड थ्योरम को भी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम समझ में आ गया और इनकंसिस्टेंट भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम की। ठीक है, ऐसे तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, देखिए तो क्या होता है। तो हम लोग इसे वैसे पहले भी देख चुके हैं, ऐसे मैं ऐसे डिफाइन भी कर सकता हूं कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी, ax इक्वल टू में बी इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम इफ यहाँ b जो होगा एक जीरो मैट्रिक्स होगा तब। ठीक है, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x प्लस का 5y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू में 0। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसको होमोजीनियस कहेंगे। अगर यही यहाँ पे 0 के जगह पे कुछ और दिया रहता, जैसे मान लो देते 4x माइनस 5y इक्वल टू में 3, x प्लस 7y इक्वल टू में 0, तो ये आपका नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ जो कॉन्स्टेंट ये दिए गए हैं इसमें ध्यान दीजिए, ये कॉन्स्टेंट ये बी जो होता है ये कॉन्स्टेंट वाले को कोई ना एक रो कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए या एक आपका जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए,
तभी वह आपका होमोजीनियस होगा, नहीं तो नॉन होमोजीनियस होगा। तो आगे के एक्सरसाइज में हम लोग पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए होंगे, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट होंगे सभी के सभी कॉन्स्टेंट जीरो नहीं होंगे, कुछ अदर भी हो सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक जीरो है तो और दूसरा वाला कॉन्स्टेंट जो है अदर है तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, नहीं, ये भी आपका नॉन होमोजीनियस। बस यहाँ देखना है जीरो मैट्रिक्स। अगर यही आप सोचो कोई मैं यहाँ मैट्रिक्स लिखता हूँ और उसका एक एलिमेंट जीरो लिखता हूँ और दूसरा एलिमेंट कोई अदर लिख देता हूँ, तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं ना है जी। तो ये जीरो मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ये जो कॉन्स्टेंट वाला जो मैट्रिक्स बी जो देख रहे हैं वो जीरो मैट्रिक्स होगा तभी होमोजीनियस होगा, नहीं तो होमोजीनियस नहीं होगा। तो समझ गए किस तरह से। अब अगले एक्सरसाइज में हम आगे की वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम देखेंगे इनके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।